फोन एडिक्शन लोगों को किस हद तक बिगाड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि साइकोलॉजी होती क्या है। ओवरथिंक क्यों करते हैं? अगर हम उसे कंट्रोल करना चाहें तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जैसे कि कभी कभी तो ऐसे थॉट है कि चांद पे चले जाएं। अगर वो टाइमिंग आप मैनेज कर लेते हो तो आप हम्म। चांद तक नहीं पहुंच पाओगे, आप धरती पे ही रह जाओगे। आजकल क्या होता है ना, चैट जीपीटी और बहुत सारे एलएलएम आ गए। मैंने अपने क्लिनिक के बाहर ना लिखा हुआ है कि अगर गूगल करके आए हो तो अंदर मत आना। चैट जीपीटी को नहीं बता सकते आप हमारा एक्सीडेंट हुआ है। सो वहां पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि हर मानसिक रोगी पागल नहीं होता। विक्टिम्स को ऑलरेडी वो पागल नहीं है, उनको पागल किया गया है। लव एंड अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस लव ग्रो करने की कोशिश करता है। कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन पर ऐसे रिएक्शन होता है। तो अगर आप डिप्रेसिंग पर्सन के साथ हो तो आप एक पॉइंट पे डिप्रेसिंग हो ही जाओगे। सो किस तरह के सॉन्ग सुनना अच्छा है? If you are in a breakup zone, then never listen to the breakup songs. आजकल बहुत सारे मैंने ऐसे गेम्स देखे हैं जिसके थ्रू लोग सुसाइड्स कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जिनको पता ही नहीं होता है कि उनका बच्चा जो है वो दारू पी रहा है। बच्चा जब स्टार्ट करता है माँ को बाप को पता होता है। इंडिया में हर चीज गलत हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में जो कि हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रॉमा, ओवर थिंकिंग, रात में हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो हमारे साथ में स्टूडियो में डॉक्टर पल्लवी मौजूद है। सो हम इनसे सारी चीज़ों के बारे में जो भी डे टू डे लाइफ में हमको डाउट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग सही से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो हेलो डॉक्टर पल्लवी, कैसे हैं आप? ओके, मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर नहीं, आई एम अ पल्लवी सेंगर। माय नेम इज पल्लवी सेंगर। ओके। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। यस, अभी डॉक्टर नहीं लगा है, नाम क्या है। सो पहला क्वेश्चन जो होता है ना कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि क्या होता है ये? ठीक है, साइकोलॉजी सिंपल भाषा में देखा जाए तो एक ह्यूमन बिहेवियर है, ब्रेन बिहेवियर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। लेकिन जो साइकोलॉजी है वो कभी भी इस पे बेस्ड नहीं है कि इमोरल एक्टिविटीज़ है, सही है या गलत है, इन सब चीज़ों पे बेस्ड नहीं है। साइकोलॉजी सिर्फ साइकोलॉजी है, किसी भी ह्यूमन बिहेवियर पे, सिचुएशन पे बेस्ड, कंडीशंस पे उसको जो प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी, ओके। which is totally different from scientific and immoral things. Psychology is totally based on scientific things and it is जो ह्यूमन बिहेवियर में चल रहा है वो इमोरल चल रहा है या मोरल चल रहा है, संस्कार चल रहे हैं। राइट। यस, संस्कार और साइकोलॉजी दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है। सो जो सबका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि रात में हम लोग ओवरथिंक क्यों करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा बता पाएं क्योंकि मैं खुद भी अ, जैसे कल का ही मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि कल मुझे कहीं पर जाना था तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। ठीक है, मैं ड्राइव कर रहा था, मुझे नींद आ रही थी, लेकिन ऐसे मैं बैठता हूँ तो मैं रात की 4 बजे तक जागता रहता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? दिन भर वैसे भी आप एंगेज रहते हो, हम्म। कोई भी इंसान है वो दिन भर एंगेज रहता है, अपने कामों में एंगेज रहता है, लोग आसपास रहते हैं, हंसता खेलता रहता है, काम में व्यस्त रहता है। तो इतने जो थॉट्स हैं, जो हम इतने सप्रेस कर रहे हैं थॉट्स दिन भर, वो थॉट्स रात को बाहर निकलते हैं। ओके। जब हमें लगता है कि एकदम शांति हो गई, हमारे ब्रेन को ऐसे फैक्टर्स क्रिएट कर रहा है हमारा कि एकदम शांति हो गई, तब वो जो थॉट्स हैं वो बाहर आते हैं। ओके। और जब बाहर आते हैं तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। एंड दैट इज़ नॉट ओवर थिंकिंग, इट इज़ वेरी नेचुरल। अगर हम उसे कंट्रोल करना चाहें तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो कैसे कर सकते हैं कंट्रोल हम उसको? फ़ोन छोड़ो पहले तो आप, सबसे पहले ओके। स्क्रीन टाइम कम किया जाए, टाइम से खाना खाया जाए, 7-8 बजे खाना खा लिया जाए। लोग लेट आते हैं तो चलो ठीक है 10 बजे, लेकिन उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट वॉक करो, उसके बाद फ़ोन तो बिल्कुल ही छोड़ दो और उसके बाद आप सो जाओ बस। और फिर भी लग रहा है तो 100 से लेके 1 तक उल्टी गिनती गिनो, नींद आ ही जाएगी। ओके। और फिर भी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जैसे कि कभी कभी तो ऐसे थॉट है कि चांद पे चले जाएं। हाँ, ठीक है, तो उनका क्या करें? मतलब वो निकलने दे या फिर उनको रोकने की कोशिश? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार नहीं नहीं, अब मुझे शांत दिमाग को शांत करके बैठना है, ऐसा करना है, या फिर जो चल रहा है उसको चलने दो।
और सारे थॉट्स क्लियर होने दो। एक टाइम आता है जब वो थॉट्स भी कम हो जाते हैं ओके। रात को। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूस थॉट्स आ रहे हैं। वो टाइम ऐसा होता है कि 10 से 12 के बीच में अगर आप सो गए तो आप सो गए और आपको है। अच्छी नींद आ गई, फिर आपको कोई थॉट्स, कोई डिस्टर्बेंस, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप 12 के बाद भी जग रहे हैं तो वो पक्की बात है कि आप 3 से 4 के बीच में ही सोएंगे, आप उससे पहले नहीं सो सकते। ठीक है, तो वो टाइमिंग मैनेज करना होगा आपको। अगर वो टाइमिंग आप मैनेज कर लेते हो तो आप चांद तक नहीं पहुंच पाओगे, आप धरती पे ही रह जाओगे। ठीक है। तो पल्लवी, अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रात में जागते हैं, ठीक है, और बहुत लेट नाइट तक जागते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ पर कोई इम्पेक्ट आता है? प्लस अगर कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, नाइट में जॉब कर रहा है एंड दिन में भी प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, तो उसकी मेंटल हेल्थ पर मतलब अगर कुछ ईयर बीतने के बाद में क्या इम्पेक्ट आ सकता है? बायोलॉजिकली तो हाँ इम्पैक्ट आता है अगर रात में वो काम कर रहे हैं, ओके। है ना? हाँ। काम करना कुछ बुरा नहीं है। अगर वो दिन में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो नॉर्मल रूटीन है वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर रात को काम कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज भी आ सकते हैं, स्लीप साइकिल बदल रही है ऑब्वियसली, हमारी पूरी साइकिल ही बदल रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स भी ज़्यादातर 30s के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप 30 से पहले आप काम कर रहे हो तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कर सकते हो। कुछ लोगों में देखा जाता है कि 35 के बाद भी ऐसे इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं, बट समहाउ जब बॉडी मैनेज करने लगती है। लेकिन अगर वो पैटर्न्स बन रहे हैं बार 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 कि आपको डे ड्रीमिंग हो रही है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आप इमोशनली नम हो रहे हो, तो यस, आप जाओ और डायग्नोस करवाओ। ठीक है। एंड अभी मेरा एक फ्रेंड है जो कि लास्ट 7 ईयर से नाइट में ही जॉब करता है, ठीक है, तो उसको कुछ ऐसा, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ नाइट में ही जॉब करते हैं और दिन में प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, सोते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो जैसे हमारे लिए दिन है उनके लिए वो रात है, ठीक है, उन लोगों पे कुछ इम्पेक्ट आने वाला है 30 के बाद में? क्योंकि अभी तो उनकी एज भी कम है, यस, तो कुछ फर्क उनको दिख भी नहीं रहा होगा कि भाई कुछ चेंजेस आ रहे हैं। डेफिशिएंसी तो दिख रही होगी। आप देखो उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स काफी होंगे, मे बी वो या तो वेट गेन कर रहे होंगे या वेट लॉस कर रहे होंगे, मैग्नीशियम की कमी होगी, विटामिन्स की कमी होगी। तो ये डेफिशिएंसी अगर है बॉडी में, सो समहाउ एक फैक्टर यहाँ भी आ जाता है कि दिस इज अ फैक्टर वेयर पीपल कैन कम इन डिप्रेशन। ना चाहते हुए भी आप डिप्रेशन में आ ही जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी सुस्त हो गई है। आप वही सेम पैटर्न फॉलो करते जा रहे हो, फॉलो करते जा रहे हो, वही लाइफ साइकिल चलते जा रही है। तो यस, इट कैन बी लाइक दिस। ठीक है। एंड अब आते हैं ट्रॉमा पर। तो ऐसे कौन से ट्रॉमास होते हैं जो कि, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में भी कुछ ट्रॉमास, अगर मुझे तो पता नहीं होंगे, लेकिन ऐसे कौन से ट्रॉमास होते हैं जो कि एक्चुअली में होते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होते? देयर आर मल्टीपल पीटीएसडी। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये आप पास्ट में चले जाओ, पास्ट की कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो समहाउ ट्रॉमा से रिलेटेड हो जाती हैं। लोग उसको क्या समझते हैं कि वो हमें, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम सैड हैं, डिप्रेस्ड है, लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं या फिर ऐसे ही लाइफ चल रही है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, लाइफ हम ऐसे ही हैं। एक्चुअली ये ह्यूमन बिहेवियर है हमारा, लोगों को, सोसाइटी को यही लगने लगता है कि ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर है। असल में ऐसा नहीं है। असल में जब आप उससे बात करने जाओगे, 20 मिनट्स 30 मिनट्स आप बात करने जाओगे, आपको उसकी पर्सनालिटी में चीज़ें दिखाई देंगी। ओके। तो पता चलेगा कि यस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, देन वी कैन डायग्नोज विद पीटीएसडी Okay. एंड सम अदर डिसऑर्डर्स। पीटीएसडी एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जो आज के टाइम पे, इवन आज के टाइम पे क्या पुराने टाइम पे भी, मुझे लगता है 90% लोगों के पास है। इन Okay. इंडियन फैमिलीज तो यस आई कैन से, इंडियन फैमिलीज में तो बच्चों को बहुत है। सो मतलब पहले आप थोड़ा सा ये ट्रॉमा होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ट्रॉमा क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? यस, डिप्रेशन हो गया जो आप 1 या 2 महीने से सफ़र कर रहे हो, है ना? उसको 6 महीने भी बोल लो, 6 महीने से सफ़र कर रहे हो। ट्रॉमा है जो पास्ट का चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, जो निकल ही नहीं रहा है, जिसको फिक्स ही नहीं किया जा रहा है किसी तरीके से, ठीक है। उसको ट्रॉमा बोलते हैं एग्ज़ैक्टली। ओके। अभी है ना, मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे, कुछ लोग तो पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी लेके आते हैं, ऐसा कुछ होता है या? हाँ, पास्ट लाइफ, यस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है। पास्ट लाइफ में ये हो सकता है, आप ये कह सकते हो कि विच इज़ नॉट साइंटिफिक, इट इज़ नॉट प्रूवन, बट यस, एक कॉन्सेप्ट है पास्ट लाइफ जो कि मैं करती हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि आज
आप मान लो कि आप कोई जेनेटिक डिसऑर्डर लेकर नहीं आए हो, है ना, और आपको वो प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है आपको, विच इज नॉट न्यूरोलॉजिकल, इट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल। अगर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपको और वो अब ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स को दिखा लिया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ दिखा लिया, उसके बाद हम करते हैं हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी में ही पास्ट लाइफ आती है। इट इज़ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट है पास्ट लाइफ का, एक छोटा सा पार्ट है कि आप उसको हिप्नोथेरेपी दो और पास्ट लाइफ में पहुंचाओ, और जहाँ पर वो जो ट्रॉमा है उसको कट किया जाए किसी भी ठीक है। तरीके से। तो बस वो एक पर्टिकुलर सेशंस होते हैं, धीरे 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 इंसान ठीक होने की कोशिश करता है। इस कॉल्ड कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली डिकोडिंग ऑफ द माइंड। अच्छा, आपने हिप्नोथेरेपी की बात की, तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि पता नहीं होता कैसे होता है, जैसे कि मूवी में हम लोग देखते हैं ऐसे करके पेंडुलम जैसा कुछ होता है, सो उससे वो उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है या कुछ अलग टेक्निक्स है? पेंडुलम पेंडुलम कॉन्सेप्ट भी है एक, है ना, हाथ पे भी होता है, यस होता है, वो भी जो ब्रेन से आप बोल रहे हो इधर उधर लेफ्ट राइट घुमाना, हाँ वो भी होता है, ठीक है। बट हिप्नोथेरेपी मोस्टली वॉइस से ज़्यादा कनेक्टेड होती है। ओके। अगर आप आवाज़ से करो तो आप उसको ज़्यादातर ट्रांस में ज़्यादा ज़्यादा देर तक पहुंचा सकते हो। आप स्किल्ड हो तो आप उसको ट्रांस में पहुंचाओ, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वो दिखने लगेंगी एग्जैक्टली, या तो वो एकदम ही नम हो जाएगा, ठीक है। उसके उस और ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी एकदम मतलब है ना खत्म ही हो गई कि अब हम हिल भी नहीं पा रहे, आप वैसे के वैसे ही हो। ओके। आपको सुनाई दिखाई सब दे रहा है, आप सब कुछ कर पा रहे हो, आप हिल पा रहे हो। आपको बोलूंगी अगर मैं कि आप पानी पियो उठ के, तो आप पानी भी पी लोगे, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। सिर्फ इतनी कि आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है और आप ट्रांस में जाने की कोशिश कर रहे हो, और आपको आपका पास्ट का जो भी है, जो भी आपके पास्ट में प्रॉब्लम, जो आपके ब्रेन में एक्चुअली फीड है डेटा, वो डेटा आपको दिख रहा है। ठीक है। वो डेटा अब आप कैसे हटाना चाहते हो, कैसे सही करना चाहते हो, दैट्स ऑल योर इश्यूज। सो वी आर मेकिंग द स्क्रिप्ट्स। हम पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को अगर हिप्नोथेरेपी दे रहे हैं तो उसकी लाइफ पे बेस्ड जो भी चीज़ें हैं उस पे स्क्रिप्ट्स बनती हैं, स्क्रिप्ट बनती है, उसके बाद वो हिप्नोथेरेपी सेशंस स्टार्ट करते हैं। सो अगर कोई पेशेंट है जो आपके पास में आया है, ठीक है, एंड अगर आप उसको स्पेसिफिक प्लेस तक ले जा पा रहे हो, तो वो ट्रॉमा या जो भी है वो खत्म कैसे हो जाता है? क्योंकि जैसे मेरे साथ में कुछ भी मेरे बचपन में कुछ ऐसा हो या पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, और मैं उस स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को देख पा रहा हूँ, ठीक है, सो वो अभी जो मुझे ट्रॉमा था वो खत्म कैसे हो जाएगा? वो तो बस मैंने देखा है, ठीक है, तो क्या साइंस है इसके पीछे? साइंस सिंपल सा है कि आपने देखा, ठीक है, हमने आपको वहां तक पहुंचा दिया, वही वॉइस मैंने जैसे आपको कहा कि हम स्क्रिप्ट बता रहे हैं आपको, तो अगर हम आपको वहां तक पहुंचा रहे हैं तो हम आपको वो नोट टाई काटना भी बता रहे हैं कि ओके। आप वो सिचुएशन को कट कर दो, आप वहाँ हील होके ही आओगे, आप वो चीज़ ठीक करके ही आओगे। ये एक सेशन का काम नहीं है, इट टेक्स अ टाइम, बहुत ओके। एक लंबा अरसा लगता है, 6-7 सेशंस, किसी-किसी को साल-साल भर लगता है। धीरे-धीरे हील होता है, पर यस, इंसान फिक्स हो जाता है। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना, सब लोगों का फ़ोकस जो है वो कम हो जा रहा है। मतलब कि आप रील्स और शॉर्ट्स भी देखोगे तो वो बहुत शॉर्ट टाइम में लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाता है, ठीक है। फ़ोकस भी बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका क्या रीज़न है? क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कि कुछ भी फ़ोकस हो ही नहीं पा रहा? जैसे मुझे भी अगर कोई टास्क करना है, तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे ये करना है, लेकिन कुछ समय के बाद में या उसको स्टार्ट करने के बाद में मेरा फ़ोकस हट जाता है, मैं कहीं कुछ और काम करने लग जाता सी दिस आर द सिम्पटम्स ऑफ एडीएचडी, हूँ। ओके। ठीक है? एंड अगर नहीं है, अगर डायग्नोस करवाया है, नहीं है, तो दीज़ आर द सिम्पटम्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आज के टाइम पे हर कोई प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, आलसी हो गया है बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्यों हमारी लाइफ हमने खुद इतनी कंफर्ट ज़ोन में कर लिया है कि हमें राइट। सब कुछ मिल जाता है, हमको ईज़िली अवेलेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत बन गई है। हर बार प्रोक्रेस्टिनेशन को डिप्रेशन या एडीएचडी या किसी भी डिसऑर्डर का नाम नहीं दिया जा सकता कि इस पे कोई क्लिनिकल इंटरवेंशंस अप्लाई करें। हम खुद हमारा बिहेवियर ऐसा है। लोग बिहेवियरली ऐसा कर रहे हैं, खुद का प्रॉब्लम है वो लोगों को खुद फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है। सो एडीएचडी क्या होता है? एडीएचडी दिस इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें आपको अटेंशन की कमी होती है, इनअटेंशन होता है, इमोशनल नमनेस होता है, आपको फोकस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। सबसे पहले तो विटामिन्स की बहुत कमी होती है,
ठीक है, जोन आउट होना, बात बात पे जोन आउट हो जाना, भूल जाना, प्रोक्रेस्टिनेशन तो ऑब्वियसली बात है, वो तो एक बड़ा सिम्टम है कि वो सब में ही पाया जाता है, सारे डिसऑर्डर्स में पाया जाता है। लोगों से छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेशंस निकालना, इरिटेट होना, रोना, कभी कभी हाइपर एक्टिविटी शो करना। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ADHD। जो थेरेपी होती है वो क्या होती है? और सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि थेरेपी में आजकल क्या होता है ना, चैट जीपीटी और बहुत सारे LLM आ गए हैं, ठीक है। सो आप देखोगे कि वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। आपको बस एक सिंपल छोटा सा प्रॉम्प्ट देना होता है कि एक्ट लाइक अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। सो वो उसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। ओके। सो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? जैसे कोई भी बंदा है, वो किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, ठीक है, एंड उससे थेरेपी ले रहा है, प्लस अगर कोई स्टार्टिंग फेज में है, जैसे कि उसको अभी अभी ऐसा फील होने लगा कि यार मुझे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, सिम्टम्स को देखकर, और वो LLM या फिर जो भी अभी चैट जीपीटी ऐसे जितने भी सर्विसेज हैं, ठीक है, उनका यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। या फिर उसको थोड़ा सा और हम एडवांस करते हैं कि किसी कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, उसमें कुछ LLM के साथ में नॉर्मल सा फाइन ट्यूनिंग कर दिया, एंड वो अभी बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? और अगर कोई उसके पास जाता है, ठीक है, चैट जीपीटी के पास में डॉक्टर की जगह पर, तो वो किस हद तक सही है? ठीक है, मैंने अपने क्लिनिक के बाहर ना लिखा हुआ है कि अगर गूगल करके आए हो तो अंदर मत आना। ओके। ठीक है ना? वो इसका रीजन है कि आप पहले अवेयर होके आए हो, ठीक है। आपको चोट लगी है ना, तो डॉक्टर देख के बता सकता है कि आपको ये चोट लगी है, एंड ही और शी कैन फील दैट थिंग, ठीक है। इवन ह्यूमंस कैन फील, एवरीवन कैन फील दैट थिंग कि इसको चोट लगी है, तकलीफ हो रही है। चैट जीपीटी को नहीं बता सकते आप हमारा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, अभी तुम बताओ फटाफट बैंडेड कैसे करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। राइट। एक चीज हो गई, ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर में ये सिंपैथी, एम्पैथी इनबिल्ट है। चैट जीपीटी में इनबिल्ट नहीं है कुछ भी, ठीक है, उसमें डाला गया है, वो भी ह्यूमन नहीं डाला है, ठीक राइट। है ना? तो वो तो कोई सेंस नहीं बनता। बाकी ये साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट आया है, AI से रिलेटेड ही है, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट यस, उसमें CBT थेरेपीज आजकल लॉन्च हो रही है, जो आई थिंक US और UK में पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। मे बी वो कुछ कर रहे होंगे, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट येस, अगर आप बोल रहे हो कि चैट जीपीटी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें आपको बता देंगी कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो फिर याद रखो कि फिर आप उन्हीं को दिखाओ, ओके। डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट के पास मत आओ, क्योंकि आप ऑलरेडी आप फिक्स कर चुके हो, आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि हमको ये प्रॉब्लम है। मान लो कि सामने वाले को डिप्रेशन है ना, उसको तो चैट जीपीटी ने बोल दिया कि नहीं नहीं तुमको तो बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है। अभी वो बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं भी होगा ना, समहाउ उसको हो जाएगा, ओके। समहाउ उसको हो जाएगा। उसको प्रॉब्लम नहीं भी होगी ना, तो वो क्रिएट करने लगेगा, वो प्रॉब्लम उसके माइंड में सिग्नल दे दिया है कि मेरे को बुखार नहीं है ना, मुझे तो बुखार हो जाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी ने बोला है ना। पेट दर्द नहीं हो रहा ना, धीरे 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 हमने ऐसे सिग्नल्स देना स्टार्ट कर दिए कि हमारा पेट दर्द होने लग जाएगा। तो चैट जीपीटी से ही पढ़ना है तो आप चैट जीपीटी से ही पढ़ लो, सिंपल सी बात है। अभी सेम इंसिडेंट्स मैं एक डॉक्टर के पास गया था, हार्ट स्पेशलिस्ट है वो। उनने भी मुझे बताया था, इवन मैं खुद अपनी रिपोर्ट लेकर ही गया था, ठीक है। सो उन्होंने पहले तो मैंने खुद ने ही अपनी पूरी रिपोर्ट चैट जीपीटी को दी कि भाई बता क्या क्या प्रॉब्लम है, एंड मैं खुद डॉक्टर को बता रहा हूँ कि सर ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं सारी बातें उनको बता रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि भैया ये सब चीजें छोड़ो, तुमको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। और वो उनने मुझे ये शेयर भी किया कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अननेसेसरली आ जाते हैं, Of जस्ट course. फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं, एंड उसमें ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखता है, तो चैट जीपीटी या किसी से भी कंसल्ट कर लेंगे, और उसमें बहुत कुछ बता देगा वो। अगर उसमें आपको शो हो रहा है, आपको नॉर्मल फीमेल बॉडी में अगर 9+ भी हीमोग्लोबिन है, तो मुझे लगता है कि वो हाँ ठीक है, एनेमिक है वो, पर हाँ इतनी स्टेबल है कि हाँ शी कैन वर्क, क्योंकि वेरी नेचुरल ना, हीमोग्लोबिन तो कम होना ही होना है ह्यूमन बॉडी में। लड़कों को भी अगर 12 से कम है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा सीवियर है, क्योंकि 12 ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी में आप डालोगे ना, आपको वो बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट करने को बोल देगा, नहीं नहीं तुम तो जाओ,
हॉस्पिटल जाओ। 2 दिन बाद हार्ट अटैक भी ला देगा हाँ, कि मेबी। भैया तुम अभी कुछ खाना आना सब बंद करो, हाँ, नहीं तो 2 दिन के बाद मैं तुम्हारा वो नहीं बोलेगा दाल खिचड़ी खाने को, वो बोलेगा कोकोनट वाटर पियो। हो सकता है कोकोनट वाटर आपको डाइजेशन इश्यूज दे दे। ओके। सो हमारी इंडियन फैमिलीज में मेंटल हेल्थ को लेकर क्या मिथ्स हैं? और उसके पहले मैं एक चीज और ऐड करूंगा। बहुत समय पहले मैं एमवाई हॉस्पिटल गया था किसी रीजन से। सो वहां पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि हर मानसिक रोगी पागल नहीं होता। इसको लिखने का क्या रीजन? क्योंकि उन्होंने हर जगह पर लिखी हुई है वो, ठीक है। तो ओके। उनको वहां, क्योंकि वहां पर भी डॉक्टर्स हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी लोगों को ये बताने की कि भाई मानसिक रोग पागलपन नहीं है, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, विक्टिम्स आ रहे हैं ना हमारे हम्म। पास, कल्प्रिट्स तो आ ही नहीं रहे ना। हम्म। कल्प्रिट्स आएंगे तो सुधार हो सकता है ना। विक्टिम्स को ऑलरेडी वो पागल नहीं है, हम्म। उनको पागल किया गया है ना। वो ऑलरेडी परेशान है। हर बार डिप्रेशन को या किसी भी प्रॉब्लम हम्म। को, इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स अगर आ रहे हैं, तो उसको वो पागल करार नहीं दिया जाएगा। वो परेशान है, ठीक है, 2-4 दिन बाद ठीक हो जाएगा। हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल ही करार दे दिया गया है। तो हर मानसिक रोगी ऑब्वियसली पागल नहीं है, और ठीक है। उसको ठीक हो जाएगा। टेक टेक योर टाइम, ठीक हो जाएगा। एनवायरनमेंट अगर अच्छा हो तो सब सही होता है। ओके। सो ये सोसाइटी के लिए लिखा हुआ है या जो पर्सन है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के? सोसाइटी के लिए। ओके। या फिर कभी कभी ये भी होता है ना कि बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं कि यार अगर मैं किसी ऐसे डॉक्टर, मानसिक चिकित्सक जो होते हैं एमवाई में, सो अगर मैं उनके पास अगर जाता हूँ तो मुझे तो लोग समझेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, ठीक है। सो वो भी एक रीजन है कि उस स्पेसिफिक पेशेंट को भी ये पता चले कि भाई तुम पागल नहीं हो। साइकाट्रिस्ट के पास जाना ये शुरुआत से एक मिथ रहा ओके। है ना। न्यूरोसर्जन के पास चले जाएंगे लोग, हम्म। ठीक है, लेकिन साइकाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना हमेशा से एक मिथ रहा है। और मुझे लगता है कि अभी आने वाले वक्त में भी ये रहेगा, क्योंकि लोगों की सोच है कि वो जरूर इसके प्रॉब्लम होगा इसके दिमाग में, ठीक है, तभी ये डॉक्टर के पास जा रहा है दवाई खाने के। ये नहीं पता कि मे भी हो सकता है कि इसको माइग्रेन हो, मे भी हो सकता है कि उसको वॉमिटिंग सेंसेशंस आ रहे हो सर दर्द की वजह से, कुछ भी रैंडम कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। रात को नींद ना आ रही हो तो इसीलिए डॉक्टर के पास गया हो। नहीं नहीं नहीं, उनकी सोच ये है कि वो इसके पास गया है ना, पक्का पागल है वो, ओके। पक्का पागल है वो, ठीक है। अब वो पागल कौन है? वो जो दवाई खा रहा है ना, वो पागल नहीं है। जो ये बोल रहा है कि पागल है, वो एग्जैक्टली पागल है। ओके। तो सोसाइटी में आप समझ लो कि कितने लेवल के पागल लोग होंगे। सो पल्लवी, आप ऑलरेडी हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है। सो वहां पर आपके पास में ऐसे कौन कौन से केसेस आते हैं जो कि बहुत कॉमन है और लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अगर ये कॉमन चीजें हैं तो ये आप स्पेसिफिक बीमारी से ग्रस्त हो? मोस्टली मेरे पास डिप्रेशन से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं। कई बार उन पे कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, सुन लो तो भी ठीक हो जाते हैं। और फिर आते हैं डिसऑर्डर्स वाले। हम्म। मेरे पास तादाद है एडीएचडी और स्किज़ोफ्रेनिया की। ओके। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। आपने अपरिचित देखी होगी, देखिए। है ना? तो उसमें तो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। स्किज़ोफ्रेनिया में 1-2 बार स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ हो जाती है। तो यस, एंड देन आते हैं मौसम के हिसाब से डिसऑर्डर्स, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है? फिर आते हैं नार्सिसिस्ट, उनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लोग हैं वो जानते हैं, ठीक है? और फिर आते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, देन देयर आर मल्टीपल डिसऑर्डर। और सबसे खास बात ये कि डिसऑर्डर्स 90% जेनेटिक होते हैं। ओके। मुझे आप ये बताइए कि जो हम लोग जो अट्रैक्शन है, ठीक है, हमेशा ऐसे लोगों के प्रति क्यों ज्यादा होता है जो कि इमोशनली अवेलेबल नहीं होता है? क्योंकि दिमाग बचाना चाहता है ना। दिमाग ऑलवेज हमेशा से ट्रॉमा में था, अब ट्रॉमा वाली चीज़ें ही पसंद करता है, क्योंकि दिमाग को लगता है कि ये हमारा सेफ जोन है, ओके। ठीक है। वो सेफ जोन के चक्कर में वो रेड फ्लैग्स के पास चले जाते हैं। ओके। इसलिए जो इनअटेंटिव पीपल है, जो इमोशनली अनअवेलेबल है, उनके साथ ज़्यादा अटेंशन हमको फील करता है कि नहीं यार, इसके साथ हम ज़्यादा फील कर रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारा दिमाग का खेल है, कुछ भी नहीं है। बल्कि रेड फ्लैग से तो दूर ही होना ओके। चाहिए। मुझे ट्रॉमा चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है मेरे माइंड में, ठीक है, और मैं नॉर्मली डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। ऐसी कौन सी चीजें मैं ऐसी करूं जिससे कि धीरे धीरे वो खत्म हो जाए? जैसे कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन का सजेशन देते हैं, वो इम्पैक्ट उतना डालता है नहीं डालता है? हर बार मेडिटेशन काम नहीं होता, ओके। है ना। मेडिटेशन अगर ट्रॉमा है
और अगर आपको पता है कि आपको ट्रॉमा है तो मेडिटेशन तो बिल्कुल नहीं करना है। डिप्रेशन ओवर थिंकिंग में मेडिटेशन काम नहीं आता। इट्स अ सिंपल टूल बट इट्स नॉट अ क्योर एवरी टाइम। ठीक है, फॉर एवरी वन इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लाइक डन। ठीक है, मेडिटेशन करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो अभी कर रहे हैं ना हम अपनी लाइफ में, वो ना करते हुए कुछ और काम करने लगे तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए। जैसे कि अगर 9 बजे उठ रहे हैं तो मे भी 7 बजे उठना स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, वॉक करना स्टार्ट कर दो, सोशल होना स्टार्ट कर दो। अगर ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो लोगों से बात करना स्टार्ट कर दो, तो शायद चीज़ें ठीक हो, शायद दिमाग ओपन हो और हिम्मत आए बात करने की। अभी जो मेरी जनरेशन के लोग हैं वो 9 के बाद में अगर 10 बजे उठना, चेंजेस का आपने जो बोला, 9 के बाद में अगर 10 बजे उठना चाहे, ऐसे चेंजेस भी कर सकते हैं या फिर जल्दी ही उठना है? हाँ, जो भी चेंजेस आपको लग रहे हैं, आपको लग रहा है, बस आपको थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब करना है अपना। आपको अपने दिमाग को ऐसे सिग्नल्स देने हैं कि नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, वो कुछ तो गड़बड़ में वो समझ नहीं पाएगा। 15 दिन वो करके देखो, डिस्टर्ब एकदम बिल्कुल रूटीन डिस्टर्ब कर लो और वापस से फिर वही रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दो, वो समझ ही नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मतलब आप अगर 10 बजे उठते हो तो एक दिन 7 बजे उठ के दौड़ने चले जाओ। हाँ, एक दिन नहीं, फिर वो 15 दिन 15 करो, दिन तक। एटलीस्ट 15 डेज 21 डेज करो, तो शायद चीजें सही हो जाएं आपकी। ओके, सो पल्लवी, लव एंड अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फ्रेंड सर्कल में भी हम होते हैं तो बोले भाई तुझे तो सिर्फ अट्रैक्शन है, या उसे अट्रैक्शन है, या फिर नॉर्मल लव हो गया है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? कहा हो कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं यार तू मत कर भाई, यार तू करना, यार तू करना, मैं देख लूंगा, यार तू करना। प्यार आपको आजादी देगा, अटैचमेंट आपको बांध देगा। यस, प्यार हमेशा आपको आजादी देगा, हमेशा। ठीक है, सो जब प्यार ब्रेक होता है, आई मीन ब्रेकअप्स होते हैं, तो उतना ज़्यादा हर्ट क्यों होता है? ये हम लोग मदर फादर में नहीं जा रहे, ठीक है, नॉर्मली। या फिर अगर हम लोग जैसे कि अब मेरा भाई है, ठीक है, या फिर बहन है, उनके साथ भी अगर वो दूर जा रहे हैं या फिर उनसे लड़ाई हो गई, ठीक है, और मैं अब बात करना ही मैंने उनसे बंद कर दिया, उस केस को भी हम समझते हैं, उसमें भी उतना हर्ट क्यों होता अटैचमेंट मीन बांधना। आप लोग मुझे एंटी पेरेंट बोलेंगे, ठीक है, बट मैं इसी का एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से दे पाऊंगी। एक माँ है, ठीक है, वो अपने लड़के को बहुत प्यार करती है, प्यार करती है ना, वो बांध के रखती है, नहीं मैं शादी के बाद भी अपने बच्चे के सारे काम करूंगी, ठीक है, खाना नहीं बनाने दूंगी, किचन में नहीं काम करने दूंगी, कोई काम नहीं करेगा मेरा बच्चा, एक गिलास पानी का इधर से उधर नहीं करेगा। बेटी जो है वो सारे काम करके कर रही है, क्यों? क्योंकि वो तो संस्कार है, बेटे को तो संस्कार दिए नहीं, ठीक है, वो एक्चुअली में अटैचमेंट है। ओके, ठीक है, बेटी से अटैचमेंट है और बेटे से भी अटैचमेंट है, पर बेटी पे आपने पेट्रियार्की डाल दिया, ठीक है, बेटे से प्यार, सो कॉल ज्यादा प्यार है, इसीलिए उसको बोल दिया कि नहीं नहीं बेटा हमारा कुछ नहीं करेगा, लड़के थोड़ी काम करते, तो ये अटैचमेंट है। ठीक है, ये प्यार तो पहली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप दूसरे को, अपने उसके पार्टनर को दे रहे हो, दे रहे हो का क्या मतलब है? आप 30 साल के लड़के को दे क्या रहे हो? आपने पैदा कर दिया, ठीक है, उसको इतना समझाओ, लिखाओ, पढ़ाओ, जो भी करना है करो उतना, ठीक है, दैट्स इट, कैरी ऑन करो। तो वो अटैचमेंट है ना, उसको छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। लव ऐसा नहीं करता, लव ग्रो करने की कोशिश करता है, हमेशा ग्रो करने की कोशिश करता है और बाउंड्रीज क्रिएट करता है कि यार नहीं यार, उसको भी ऐसा ही पसंद है तो ठीक है, करते हैं ना, कोई बात नहीं, चलने दो। अगर माँ सच में प्यार करती है अपने बच्चे को तो जाने देगी, ठीक है, जाने देगी, करने देगी उसको जो मन का करना है। मैं ये नहीं कह रही कि मर्डर करे जाके, ठीक है ना, बट यस, पार्टनर के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए सास और बहू में लड़ाई होती है। अब अगर हमें किसी भी छोटे बच्चे से या किसी से भी, किसी हमारे फ्रेंड सर्कल में देखा जाए तो, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है जिससे हमें बहुत अटैचमेंट होता है, उसे प्यार नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि अगर वो 2-3 साल तक हमारे साथ है तो हम बहुत अटैच्ड हैं उससे। उसके बाद क्या हुआ, वो चला गया ना कहीं, तो मेमोरीज रह गई, हम मेमोरी से अटैच्ड हैं, हमें उससे प्यार नहीं है, हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि हमें उससे प्यार है। हाँ, प्यार हो सकता है जब जब आपने उससे ग्रो करने की कोशिश की हो, आपने उसे ये कि ना, आप अपने भाई बहनों को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते होंगे, ये तो नहीं कहते होंगे यार नहीं नहीं तू मत करिए, तो वो प्यार है एग्जैक्टली। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं 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 तू नहीं कर सकता, ये तेरे लिए नहीं है, वो अटैचमेंट है।
क्योंकि वो डरते हैं, वो इनसिक्योरिटी है, मे बी ग्रो करने से बच जाएगा या हम्म, उसका अच्छा अब आप ही के बच्चे का एक्सीडेंट होगा, बाकी दुनिया में तो और बच्चे हैं ही नहीं, ठीक है। अब आप बात करें पार्टनर्स की, ब्रेकअप्स की, तो ऑब्वियसली 1 साल 2 साल 3 साल रिलेशन चला, 2 साल 3 साल में आपको उसकी जो भी सच्चाई है वो नहीं दिखी, ठीक मे है। बी शायद 2-3, क्योंकि हर बार इंसान बदलता है, अब दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक ओके। है। आपको समझना पड़ेगा कि यार आज इसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये काम नहीं करता या नहीं करती, ठीक है, आप फिर भी वो काम करे जा रहे हो, somehow the person will be getting irritated, ठीक है। ओके। आप फिर इरिटेट हो रहे हो, देखने लगता है इंसान कि यार नहीं, ये हमारे पार्टनर के लिए सुटेबल नहीं है, तो ब्रेकअप्स होते हैं मोस्टली, मैं तो यही समझ सकती हूँ। एंड देन उसके बाद टाइम पास वगैरह चल रहा है, तो वो तो फिर उनके दिमाग में ऑलरेडी है ना कि वी आर नॉट कंफर्टेबल गोइंग Right. फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो उनके दिमाग में वो पहले से ही पैटर्न बना हुआ है कि नहीं हमें तो छोड़ना ही है, तो वो चल रहा है। लेकिन अगर सच में है कोई प्यार, तो वो आपको छोड़ेगा तो नहीं, जब तक चल रहा है, ठीक है, जितना उनसे कोशिश हो रहा है निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे तो फिर समझ जाओ दैट इज अटैचमेंट ठीक विच है। यू हैव क्रिएटेड द नेम ऑफ लव। सो ये इतना हर्ट क्यों करता है? मतलब बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कमरे में बंद कर देते हैं, बहुत दिन तक बात नहीं करते, ठीक है। या फिर अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर मेरी फैमिली में मुझे ऐसा कोई बंदा दिख रहा है, ठीक है, जो कि अभी उसका ब्रेकअप हुआ है या फिर हर्ट है किसी भी रीजन से, तो मैं ऐसे क्या एक्शन लूं जिससे कि वो डिप्रेशन या उसको कोई ट्रॉमा ना लगे उस स्पेसिफिक बात का कि यार मेरे साथ में ये हुआ था। देखो ब्रेकअप तो वाकई हर्ट करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। बट ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस हमें बहुत जल्दी ढूंढ लेने चाहिए। टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पार्टनर को ढूंढ लो रैंडमली एंड उसके साथ घूमने लगे, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब नहीं। टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस का मतलब है यू कैन गो फॉर एक्सरसाइज, यू कैन लिसन म्यूजिक, यू कैन राइट जर्नल्स, ठीक है, वट एवर यू लाइक। उस टाइम पे स्किल काम आती है आपकी, जब आप हर्ट हो तब आपकी स्किल काम आती है, तब वो आप स्किल पे काम करो, लोग नहीं करते और लोगों को मजा आने लगता है वो काम करने में कि हम नहीं नहीं हम तो दुख है, हम तेरे नाम के ही गाने सुनेंगे, तो सुनो फिर तेरे नाम के गाने। ओके। बट इस वाले कंडीशन में तो जो बंदा ऑलरेडी हर्टेड है वो तो ये सब सोचेगा नहीं ना। सो उसके फैमिली मेंबर को क्या, मतलब फैमिली मेंबर नहीं क्योंकि उनको पता नहीं होता है, फ्रेंड्स जो होते हैं उनको ऐसे क्या एक्शन लेने चाहिए? और एक और क्वेश्चन, इससे क्या डिप्रेशन हो सकता है अगर किसी का ब्रेकअप हुआ तो? यस, हो इट सकता है। क्रिएट्स डिप्रेशन। ओके। इससे डिप्रेशन हो सकता है, इससे बहुत कुछ हो सकता है ओके। एंड इसका इम्पैक्ट भी बहुत लॉन्ग टाइम रहता है। और मे भी हो सकता है कि ऐसा ब्रेकअप हुआ हो कि आप दोबारा रिलेशनशिप में आने का ना सोचो, और अगर आ भी जाओ तो आप वही सेम पैटर्न्स फॉलो करो जो पिछले रिलेशनशिप में रहे हो आपके। तो यस, उसका इम्पैक्ट, वो ट्रॉमा आप स्विच करोगे ही कहीं ना कहीं, आप वो दूसरे पे डालने की कोशिश करोगे। ऐसे में फ्रेंड्स का, फैमिली का ये रोल होता है कि आप समझो, उसकी बातों को सुनो, ठीक है, और सुनो और कोशिश करो कि कैसे भी करके वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ओके। डिस्ट्रैक्ट हो जाए, समझे चीज़ों को कि अब करना क्या। और समझाने की तो ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, एक बार 2 बार समझाया बस हो गया, तीसरी बार सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है ना, लेट इट बी, ओके। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो समझा रहा है ना एग्जैक्टली वो इरिटेट हो रहा है। ओके। वो एक टाइम तक ही पुश कर सकता है वो चीज़ों को, दोबारा बार बार नहीं कर रहे हैं, ठीक तो है। वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, अच्छी बात है, लेकिन आप फिर थेरेपिस्ट के पास जाओ। ओके। आपको अगर लग रहा है तो आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, सही सुझाव आपको वही दे सकते हैं। तो पल्लवी, हम लोग हर बार जो सेम टाइप के पैटर्न्स हैं उनको ही क्यों फॉलो करें? जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी रीजन से या किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी वाले बंदे से मेरा अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, ओह ओके। ठीक है, एंड उसके बाद में मैं फिर से उसी पर्सनालिटी, उसी वैसा ही कुछ पैटर्न ढूंढ रहा हूँ कि मुझे वैसा ही बंदा चाहिए। ऐसा क्यों होता है? बॉडी की स्मेल, हम्म। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बॉडी ओके। की स्मेल, ठीक है। वो बॉडी की स्मेल ना हम अट्रैक्टिव और बोल सकते हैं कि हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमें और दूसरी बॉडी की स्मेल पे फोकस नहीं होता, ठीक है। सामने वाले की बातें, वो जैसा इमोशनल था वैसा इमोशनल हमको सामने वाला चाहिए, वो बॉडी हमको अट्रैक्ट कर रही थी, मे बी गर्ल, मे बी मैन, मे बी कोई भी हो रैंडम, कोई भी, हम जिससे भी प्यार करते हैं हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। ओके। और हमारे इमोशनल चीजें ही उसको स्पेशल बनाती है, वो स्पेशल है नहीं, वो नॉर्मल इंसान ही है, हमारी फीलिंग्स ही उसको स्पेशल बना रहे हैं।
ठीक है? अब आप चाहो तो दूसरे पे स्विच करके ओके। और आप उसको भी स्पेशल बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करते। हम कोशिश ही नहीं करते ना, हम वो पैटर्न्स फॉलो करते रहते हैं क्योंकि हमें तो ट्रॉमा में रहने का मज़ा आता है ना, हमें मज़ा आता है। हमें हील होने में मज़ा नहीं आता, हमें मज़ा आता है दुःख दर्द में, हमें मज़ा आता है पुराने और घिसे-पिटे गाने सुनने में, हमें मज़ा आता है कि वो दिल टूटे गाने ना, नहीं, नहीं बहुत दिल टूटा है, मज़ा आ रहा है गाना सुनने में, हम रो रहे हैं, हमें कोई सिम्पैथी दे, हमें कोई एम्पैथी दे, या हम किसी से बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारा तो ब्रेकअप हुआ है ना, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम तो दुनिया से कट ऑफ हो जाएँगे। नहीं, क्यों? आप कोशिश ही नहीं करोगे, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कोशिश कर रहे हो तो मेबी हो सकता है कि वो आपको सनफ्लावर मिला था, उससे आगे आपको हो सकता है यूकलिप्टस मिल जाए, हो सकता है लिली मिल जाए, है ना? पर दोनों फ्लावर्स अलग-अलग है ना, दोनों की डेफिनिशन भी अलग-अलग है। अब ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको उससे सनफ्लावर से एलर्जी हो, धीरे-धीरे आपको पता चला हो, आपको लिली से ना हो, लेकिन आपको ट्राई तो करना पड़ेगा वो चीज़ करने के लिए। नई चीज़ें। ऑब्वियसली नई चीज़ें हमेशा इंसान को एक्सप्लोर करनी चाहिए। एक इंसान पे मैं ये नहीं कह रही कि आप 50 रिलेशन बनाओ, लेकिन अगर एक रिलेशन टूट गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर देंगे। 30 साल में हमारा ब्रेकअप हुआ है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे आगे के 80-90 साल क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे। मतलब कोई सेंस ही नहीं है इस बात पे कि यार डिप्रेशन है, हम कोशिश तो कर सकते हैं एटलीस्ट। कुछ लोग सैड गाने सुनेंगे। हाँ सर, सैड गाने सबसे ज़्यादा टेम्पररी डोपामिन देते हैं। ओके। वो टेम्पररी डोपामिन लोगों को मज़ा आता है और वो मज़े के चक्कर में ना वो अपनी ज़िंदगी आधी बर्बाद कर लेते हैं एंड देन वो कबीर सिंह बन जाते हैं और उनको प्रीति मिलती नहीं है फिर। सो आपको ऐसा लगता है क्या कि मूवीज़ छोड़ो, हमारे फ्रेंड सर्कल में जैसे अभी किसी स्पेसिफिक मेरे फ्रेंड का या किसी का ब्रेकअप हुआ है, मैंने उसको देखा है कि यार उसने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, बियर्ड बढ़ा ली थी, ठीक है? और उसके बाद में कुछ समय तक कट आउट हो गया था, ठीक है? तो अब मेरा हुआ है तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। ऐसा कुछ माइंड में रहता है मैंने कोई इंसिडेंस देखा कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन पर ऐसे रिएक्शन होता है, ठीक है? एंड उसके बाद में जब वही मेरे साथ हो रहा है, तो मैं भी वैसा ही करूँगा, ऐसा भी होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। ओके। बिल्कुल होता है। आप जैसी संगत में हो, आप वैसा ही करोगे। तभी तो बोलते हैं थोड़ी अच्छी संगत में रहो, तो शायद दिमाग ओपन हो। अगर आप 100 बिज़नेसमैन्स के साथ बातचीत कर रहे हो, तो 101 में हो सकते हो आप हो। लेकिन आप 100 अनाड़ियों के साथ हो ना, तो 101 अनाड़ी आप ही होगे। ये ओके। गारंटीड है। तो अगर आप डिप्रेसिंग पर्सन के साथ हो, तो आप एक पॉइंट पे डिप्रेसिंग हो ही जाओगे। ओके। ना चाहते हुए भी हो जाओगे। आप बढ़िया आपकी लाइफ चल रही है, फाइनेंस अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, फैमिली अच्छी है, लेकिन आपका फ्रेंड जो है वो डिप्रेसिंग। मैं ये नहीं बोल रही आपका दोस्त को आप छोड़ दो, पर उसको सही सुझाव दे के सही इंसान के पास छोड़ दो। किसी भी कंसल्ट किसी के भी पास जो प्रोफेशनल है उससे कंसल्ट करवाओ, क्योंकि आप उसका डिप्रेशन और ट्रॉमा लेके कहाँ जाओगे, क्या करोगे आप? इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, जैसे कि मेरा कोई भी फ्रेंड है, ठीक है? एंड मुझे नहीं पता, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, सो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि भाई नॉर्मली होगा, ठीक है? ऐसे अगर कोई अच्छा हँस-खेल रहा था मेरे साथ में, हम लोग डेली घूमने जा रहे थे और सडनली नॉर्मल चुप-चुप रहने लग गया, ठीक है? तो मैं उसको इग्नोर करूँ, मैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल लाइफ़ में बिज़ी थे, कोई जॉब जाता है या उस सबकी अपनी-अपनी पर्सनल लाइफ़ होती है, ठीक है? बिज़ी होता है। तो मैं वो छोटे-छोटे सिम्पटम्स क्या देख सकता हूँ, जिससे कि मुझे लगता है कि भाई इसको अभी मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना ही चाहिए। बिहेवियर बिहेवियर। ओके। सबसे बड़ा पॉइंट है, बिहेवियर चेंज। अगर ओके। उसका बिहेवियर आपको ज़रा भी चेंज लग रहा है, बातों में थोड़ा-सा भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है? तो आप पहले ही कंसल्ट करवा लो। वो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट डायग्नोज़ करके बता सकते हैं कि यार नहीं 2-4 दिन का अप्स एंड डाउन्स है या फिर इसको कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। पर अ, खुद पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी इंसान को खुद पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस जब तक वो फ्रेंड्स एंड फैमिली में नहीं आ रहा है, एक टाइम तक ही आप किसी की हेल्प कर सकते हो। आपकी खुद की लाइफ़ है, आप नहीं वो काम कर सकते। आई अंडरस्टैंड लॉयर ही केस लड़ सकता है, नॉर्मल इंसान नहीं लड़ सकता। डॉक्टर ही सर्जरी कर सकता है जो सर्जन है, क्योंकि दे आर स्किल्ड। एज़ सच हम लोग भी प्रोफेशनल हैं, सो वी नो हाउ टू अप्लाई द इंटरवेंशंस। लेकिन अगर आप नॉर्मली जो नॉर्मल पीपल हैं, अगर वो किसी भी तरीके से किसी को हील करने की कोशिश करते हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है हम किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप उसका ट्रॉमा, उसका कोई भी नेगेटिव थिंकिंग, कोई भी चीज़ ले रहे हो आप उसके बाद आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप ये नहीं सोच सकते। ओके। तो और सबसे बड़ी बात ना,
कोई भी इंसान ना अपनी लाइफ के बेस सिचुएशंस हम्म, पे, एक्सपीरियंस पे किसी को भी ज्ञान दे देता है ना? और जब ज्ञान दे देता है तो वो ज्ञान कभी कभार गलत भी हो जाता है, ओके, उससे लाइफ स्पॉइल हो सकती है। सो प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स के पास ही जाओ। हाँ, प्रोफेशनल्स के पास जाओ हम्म, आप। अब वो प्रोफेशनल्स आपको कैसे लग रहे हैं वो आप देख लो, पर प्रोफेशनल्स के पास जाओ। अभी कुछ समय पहले की बात है, ऐसे एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब इवन दिल्ली में एक डॉक्टर हैं, मैं उनका नाम भूल गया, बट उनने भी मुझे बताया था कि ये डिप्रेशंस और इसके लिए उन्होंने क्या किया था ना, कॉल सेंटर स्टार्ट कर दिए थे ताकि लोग बात कर सकें, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे कभी-कभी बातें नहीं होती या छोटी फैमिली होती है। जज करते हैं, हाँ, जज करते हैं ये। सो और ऐसा एक एप्लीकेशन भी था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, बट उसमें ऐसा होता था कि आपको जेंडर सेलेक्ट करना है हम्म, कि मेल फीमेल किससे आपको बात करनी है, और आप उनसे बात कर सकते हो, वो उसका चार्ज करेंगे, आप आपके इमोशंस शेयर कर सकते हो, सारी चीज। ये किस हद तक सही है कि आप एप्लीकेशन में किसी से बात कर रहे हैं हाँ, और नहीं, अगर 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 इस तरीके के पोर्टल्स हैं, हम्म, ठीक है, सो आप देख लो, अगर वो गवर्नमेंट पोर्टल्स है हम्म, या किसी डॉक्टर ने लॉन्च किया है, हम्म, तो मे बी उसके पीछे जो बैकएंड में बैठा है वो भी कोई थेरेपिस्ट ही होगा हम्म, या कोई स्किल्ड वर्कर ही होगा जो हम्म, आपकी चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर सकता है, आपकी बातें सुन सकता है। हम्म, लेकिन अगर आप रैंडमली किसी भी कंपनी के पोर्टल्स पे जा रहे हो और रैंडमली किसी से बात कर रहे हो, तो नहीं, मैं सजेशन नहीं दूंगी इस चीज़ पे। लेकिन जैसे टेलीमानस वगैरह जैसे ऐप हो हम्म, गए, यस, वहाँ पर जो काउंसलर्स हैं वो दे आर द काउंसलर्स, ओके, एग्जाम दे के पास करके सुन रहे हैं वो आपको। हाँ, वो आपको ऐसी एडवाइस, उस उनकी भी एक लिमिटेशन है, हम्म, उनके भी एक दायरे हैं, हम्म, वो काउंसलर्स हैं, वो आपको वो एडवाइसेस नहीं दे सकते जो एप्लीकेबल नहीं है, ओके, until and unless they cannot diagnose you. So हो सकता है कि they can refer to some other seniors, हम्म। those who are psychologists or psychiatrists, those who are सो जैसे मैंने दो एग्जांपल आपको दिए थे, एक डॉक्टर का, उनका नाम प्रिंस था, डॉक्टर प्रिंस। हम्म, सो उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो वो सही है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज, yes, yes, he knows them. हाँ, एंड जो एप्लीकेशन चल रहा था वो एप्लीकेशन गलत है, क्योंकि उसमें मुझे 100% पता है कि उसमें कोई प्रोफेशनल नहीं था। ठीक है, उसमें नॉर्मल, अगर मैं भी इंटरव्यू देके उसका जो भी टेस्ट है वो पास कर दूं, तो मैं भी वहां पर बात करने के देन लिए वो लिसनर ऐप होगा, हाँ, है ना? वो लिसनर ऐप होगा, हम्म, वो डॉक्टर्स ने लॉन्च नहीं किया होगा, हम्म, उसमें कोई रोल नहीं है और उसमें लिखा नहीं होगा, वो उसमें 12th पास 10th हम्म, पास वाला इंसान पैसा कमाने के लिए कर रहा है, हम्म। देन दैट इज डिफरेंट ना, दैट इज डिफरेंट। सो पुरानी जैसे कोई भी मेरे साथ में एक इंसिडेंस हो गया है, ठीक है, या किसी ने मुझे गलत बोल दिया है, ठीक है, वो सारी चीजें इतने टाइम तक क्यों रहती है? मतलब बहुत सा, क्या ये ट्रॉमा ही है? अगर कोई बात किसी हाँ, को लग गई है या हाँ, कोई गुस्सा है, किसी से लड़ के आए, तो वो 48 आवर्स तक तो रहता ही रहता है, विच ठीक है, इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है, आपका 48 आवर्स तो जाएगा ही जाएगा, हाँ, इसलिए बेटर है कि एंगर को कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए एंगर मैनेजमेंट के कोर्सेज हम्म, होते हैं। क्योंकि आपका 48 आवर, फिर आपने 48 आवर बाद फिर लड़ाई कर ली आपने, फिर वो आपके 48 आवर्स गए, एंड धीरे 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 आपकी लाइफ ही चली जाएगी। ओके। So, इसलिए एंगर इश्यूज को प्रॉब्लमेटिक कहा गया है। सो ये कितना, किस हद तक एंगर इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी ने मुझे बहुत छोटी सी बात बोल दी और मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है, तो ये क्या मुझे डायग्नोस करने की जरूरत है? बहुत ज़्यादा हद तक फ्रीक्वेंसी में है तो हाँ, हाँ, ऑब्वियसली डायग्नोस करने की ज़रूरत है और उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ओके, विच इज़ कंट्रोलेबल, ओके, सो इट इज़ नॉट अ बिग इशू। हाँ, और अगर ये इसका अगर आप बोलो कि किस हद तक ये बर्बाद कर सकता है, तो उसके आजकल आप डॉक्यूमेंट्रीज जाके देख लो, ओके, है ना? कितने सारे केसेस हो रहे हैं इंडिया में, अब्रॉड देख लो आप जाके, केसेस वो एंगर इशूज से रिलेटेड है। कोई किसी को काट रहा है तो कोई किसी को मार रहा है तो कोई किसी को कुछ कर रहा है, वो एंगर इश्यूज ही है ना, ओके। बस। एंड म्यूजिक सुनना जो है, वो कितना अच्छा और किस तरह का म्यूजिक सुनो? जैसे कि अभी आपने बताया हम्म, कि सैड सॉन्ग तो मतलब नहीं, जिसको सुनना है वो सुने, बट इंस्टेंटली हमको एक प्लेजर फील करा देते हैं, अगर किसी के कोई ऑलरेडी सेट है तो, हम्म, ठीक है। सो किस तरह के सॉन्ग सुनना अच्छा है, और सॉन्ग सुनने से माइंड रिलैक्स क्यों होता है? हम्म। If you are in a breakup zone, हम्म, then never listen to the breakup songs. ओके, कभी नहीं सुनना चाहिए। हम्म, कभी हमें लता मंगेशकर के गाने नहीं सुनने हैं, हम्म, ठीक है? कभी हमें किशोर दा के गाने नहीं सुनने हैं, ओके, ठीक है? उसके अपोजिट सुनो आप, बीट्स वाले, बेस हम्म, वाले, रॉक, जैज़, ऐसे सॉन्ग सुनो, हम्म, आपको अच्छा लगेगा।
थोड़ा टाइम आपको बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपका मूड वो वैसा है ना, आपका ब्रेकअप वाला मूड है, आप तो वही सुनना चाह रहे हो, आपका ब्रेन तो आपको वही सिग्नल दे रहा है कि थोड़ा देर अगर सुनते रहोगे तो आपको एग्जैक्टली अच्छा लगने लगेगा, मोटिवेटेड फील होगा। अगर आप जिम में हो तो मोटिवेटेड फील हो, अनस्टॉपेबल सुन सकते हो, ठीक है। आपको हो सकता है आप 10 बार साइकिल चलाने की बजाय 20 बार साइकिल चला लो, ये हो सकता है, लेकिन मूड के हमेशा अपोजिट सॉन्ग सुनोगे तो आपको हीलिंग मिल जाएगी। ओके, ये हर केस में एप्लीकेबल है? जब आपका मूड सैड हो तब खासकर तो एप्लीकेबल। कल फोन एडिक्शन लोगों को किस हद तक बिगाड़ रहा है? मतलब बहुत सारे लोग दिन भर फ़ोन लेके बैठे रहते हैं। इवन मेरी खुद की आदत है कि मैं फ़ोन को हमेशा अपने पास रखता हूँ। तो ये किस हद तक सही है और किस हद तक लोगों को लाइफ जो है उसको ख़राब कर रहा है? पूरी तरह से, पूरी तरह से? थोड़ा भी नहीं, 90% भी नहीं बोलूंगी मैं, 100% बिगाड़ रहा है। क्योंकि आप तो लेजी हो ही गए, आपका इमेजिनेटिव पावर खत्म हो गया है, ठीक है। कुछ भी होगा ना, पहले हम सोचते थे, सोच के हम लिखते थे, समझते थे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत रखते थे, क्रिटिकल थिंकर बन सकते थे पहले वाले लोग, ठीक है, जिनके पास फोन बहुत लेट आए, ठीक है। लेकिन अगर आज की जनरेशन के पास बोलो, इंक्लूडिंग यू एंड मी ऑल्सो, आप जाओगे कहाँ? गूगल के पास। राइट। और आजकल तो रिसर्च के लिए चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, वॉट एवर द थिंग्स आर, वो सब जो आ रहा है सोशल मीडिया में, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई, आप सोच ही नहीं रहे हो ना, आप बिल्कुल हिम्मत ही नहीं कर रहे हो सोचने की, आप तो चैट जीपीटी करे जा रहे हो, आपको Right. आंसर मिला जा रहा है और आप वही फॉलो कर रहे हो। आजकल तो लोग रिलेशन में ही कर रहे हैं कि यार उसने ये बोला है, अभी मुझे चैट जीपीटी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं ना आंसर क्या कहना है। फिर वो प्यार व्यार तो धरा रह गया, कुछ नहीं रह गया, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरा, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि सोशल मीडिया हमको वही कंटेंट दिखाता है जो हमारी सिचुएशन पे बेस्ड हो, ठीक है। तो हम और एडिक्टिव हो गए, या हमें जो पसंद है। हाँ, हमें जो पसंद है वही सब दिखा रहा है, ठीक है। तो हम और ज्यादा, हमने सोचा 2 मिनट चलाएंगे, हम चला रहे हैं उसको 20 मिनट। तो ये किस पर बेस्ड है? ये सिर्फ हम पर बेस्ड है कि हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। ये ना, इसमें कोई थेरेपिस्ट का कोई कमाल नहीं है, भगवान नहीं नीचे आने वाले, कोई नहीं आने वाला। ये हमारे ऊपर कंट्रोल्ड है कि हमें फोन को कितनी दूर रखना है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको। ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर पे फोकस्ड होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। हम जाए ना, लोगों से क्यों नहीं बात करते, मुझे समझ में नहीं आता। लोगों से बात नहीं हो रही, टी कॉफी नहीं हो रही है, चल रहा है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से बात हो रही है। चैट जीपीटी से बात हो रही है, तो फिर चैट जीपीटी बच्चे भी पैदा कर देगा और चैट जीपीटी से ही ब्रेकअप भी हो जाएगा एक टाइम पे। क्योंकि चैट जीपीटी छूटा ना, तो मुझे लगता है कि मेडिकल जो, आई थिंक साइकोलॉजिकल मेंटल बूम है ना, वो बहुत जोर से होने वाला है। देखना, लोग बहुत पागल होंगे। अच्छा है, वेरी गुड। ओके, सो गेम जो फ़ोन में ही है, आजकल बहुत सारे मैंने ऐसे गेम्स देखे हैं जिसके थ्रू लोग सुसाइड्स कर लेते हैं। टास्क बेस्ड गेम हो सकते हैं। मतलब इस हद तक उस गेम के अंदर चले जाते हैं कि अगर उस गेम की लास्ट स्टेज सुसाइड भी है, तो वो भी कर लेंगे। ये अभी कुछ साल पहले भी मैंने केस ऐसा देखा था। एंड इवन पबजी या जो गेम अभी भी चल रहे हैं, उसमें भी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे कि जैसे पबजी अगर कोई खेल रहा है, तो वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जा रहा है। ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है? और गेम एडिक्शन किस हद तक सही है? और गेम अगर किसी को खेलना है, कितना टाइम, मतलब भाई दिन में आप 2 घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट रिलैक्स होने के लिए खेल सकते हो, बट ज़्यादा नहीं। देखो, गेम ना फोकस करने के लिए खेला जाता है, ठीक है। या माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खेला जाता है, ना कि उसको हम हमारा जीवन का सार बना ले, लाइफलाइन बना ले और हम दिन रात खेलते रहें। इसमें सबसे बड़ी गलती, अगर बच्चों की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी गलती सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की है, ओके। और किसी की गलती नहीं है। और लोग मुझे एंटी पेरेंट बोलेंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेरेंट्स अगर पहले से ही कंट्रोल करते बच्चे को, फोन ना देते, तो ये तो ना होता कभी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। रही बात अडल्ट्स की, ठीक है, दे नो व्हाट टू डू, दे आर स्पॉइलिंग देयर लाइफ बिकॉज दे नो दे वांट टू स्पॉइल देयर लाइफ। क्योंकि उनको तो ये लगने लगता है ना कि हम फ्री फायर खेल लेंगे, पबजी खेल लेंगे। वो पहले चला था कोई ब्लू व्हेल गेम, जिसमें बच्चे सुसाइड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसमें वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसे आपको कमांड्स दे रहा है। और देखा जाए तो 14 से 16 साल का बच्चा, आप कोई भी कमांड दोगे ना उसको, कोई भी कमांड दोगे अडल्ट होके, वो मानेगा आपकी बात। ठीक है। वो आपकी बात मानेगा, वो करेगा। तो इसमें क्या करना है? वो बच्चे को कंट्रोल खुद करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पे, अपनी चीजों पे। और एक्टिविटीज भी तो है दुनिया में, गेम्स खेलना है ना, तो क्रिकेट खेलो बाहर जाके,
बन जाओ दूसरे विराट कोहली, नहीं बनना, उनको फ्री फायर बनना है, और फ्री फायर में अभी तक मुझे कोई महान आदमी तो दिखा नहीं है अभी तक। तो ये सब पेरेंट्स की गलती है, सीधी पेरेंट्स की गलती है, इसमें ठीक कोई है। इधर उधर का कोई हाथ नहीं है। जो माइंड रिलेटेड गेम्स होते हैं वो हम लोग खेल सकते हैं, करेक्ट? हाँ, आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स हम्म, खेल सकते हो, आप टीवी भी देख सकते हो 1 हम्म, घंटा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है देखना, फोकस बढ़ता है कई हम्म, कई बार। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पानी भी पियोगे ना हम्म, तो आपका पेट फट जाएगा। आप हम्म, गमले में भी अगर है ना 4 मग्गा पानी डाला आपने तो वो गमला भी सड़ जाएगा, वो पेड़ भी सड़ जाएगा। तो फिर हम्म। ये तो फिर ऑब्वियसली बात है, और स्क्रीन की बात है तो। ठीक है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल आपको या मुझे अगर कोई भी गेम बोलेगा कि भाई ये इतने सारे स्टेजेस हैं और लास्ट वाला मुझे पता है कि वो सुसाइड करने के लिए या कोई ऐसे छत से कूदने के लिए बोल रहा है, मैं या आप हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन ऐसी क्या मेंटल स्टेज आ जाती है लोगों की कि लास्ट स्टेज में जाकर हुँ, वो जो वो बोल रहा है अगर उसको पता है कि भाई मैं चौथे माले से नीचे गिरूंगा तो मर जाऊंगा, टांग टूट जाएगी, हुँ, ठीक है? लेकिन फिर भी वो कूद जाता है। हुँ। तो दिमाग ऐसे कैसे कंफ्यूज हो जाता है, क्या हो जाता है? लोगों को ना सब सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉक्सिक चीज़ें अच्छी हुँ, लगती हैं। जितनी टॉक्सिक हो सके ना, उतनी पसंद आएँगी, ठीक है? टॉक्सिक रिलेशनशिप भी बहुत हुँ, मज़ा आएगा। लड़कियाँ क्यों नहीं छोड़ पाती टॉक्सिक लड़कों को? हुँ, क्यों नहीं छोड़ पाती? क्योंकि वो इतना आपको ऐसा ऐसा फ़ील करवा रहा है ना कि नहीं-नहीं तुम्हें वो ही करना पड़ेगा हुँ, जो मैं कहूँगा, तभी मैं तुम्हें प्यार करूँगा, ठीक है? सेम एज़ गेम्स। आप स्टेजेस पे स्टेजेस पार करते जा रहे हुँ, हो, आपके माइंड में ऐसे-ऐसे डोपामिन्स मिलने लग गए हुँ, आपको कि यार इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? हुँ, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते-करते आपको इस लेवल का डोपामिन मिलने लगता है कि आपको एग्ज़ैक्टली समझ में नहीं आता कि हैप्पी हार्मोन है क्या? ठीक ओके, है? ऑब्वियसली वो जो गेम बोलेगा आप वो करोगे। फिर वो बात ठीक है। लाइफ़लाइन खत्म करने की है, सुसाइड करने की है, वो तो होगा ही होगा। इसमें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आपका पार्टनर बोल रहा है हुँ, ना सुसाइड करने का, वहाँ से तुरंत समझ में आ जाएगा नहीं, नहीं ये तो गलत बोल रहा है, मैं मरूँगा थोड़ी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत अत्यधिक प्यार भी हुँ। खतरनाक हो जाता है। फिर वो इंसान से हो, चाहे मोबाइल से हो, चाहे गेम से हो, वो खत्म करेगा ही आपकी लाइफ़ को। सो अभी रिसेंटली एक केस भी हुआ था गाज़ियाबाद में। उसमें जितना अब तक की जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, हुँ, उसके थ्रू जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो इतनी है कि 3 लड़कियाँ थी, ठीक है? एंड वो एक कोई कोरियन गेम खेल रहे थे, ठीक है? उनके पेरेंट्स ने कुछ समय के लिए वो गेम मोबाइल उनसे छीन लिया, हुँ, ठीक है? एंड उसके बाद में उन्होंने कुछ दिनों के बाद में एक सुसाइड नोट लिखा हुँ, एंड वो तीनों ने सुसाइड कर लिया, हुँ, ठीक है? तो ऐसा मतलब गेम से ऐसा क्या हो गया कि भाई नहीं मिल रहा है, हुँ, ठीक है? तो और हाँ, उसमें एक चीज़ और मैंने पढ़ी थी कि उन्होंने लास्ट टाइम पर चैट जीपीटी या फिर चैट जीपीटी का भी यूज़ किया था, हुँ, ठीक है? हुँ। अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए मदर का फ़ोन यूज़ करके, ठीक है? तो ऐसी क्या मेंटल स्टेज हो गई उन लड़कियों की कि उनको सुसाइड ही करना पड़ा? उसका फैमिली बैकग्राउंड मैंने भी हुँ, पढ़ा था, हुँ, ठीक है? वो जो फादर था उसकी 2 मतलब 2 वाइफ़ थी, हाँ, ठीक राइट। है ना? आप घर का बैकग्राउंड देखो, हुँ, घर में क्या चल रहा है वो देखो। मोबाइल कोई नहीं छीना था, हुँ, ठीक है? अब बहुत बदतमीज़ी अगर करने हुँ, लग गई होंगी बच्चियाँ कि हुँ, फ़ोन अगर सामने वाला मान लो किसी का फ़ोन आ गया हुँ, और तब उसके पापा ने फ़ोन ले लिया कि लाओ फ़ोन दो ज़रा बात करो। हुँ, इतने में वो अगर हाइपर हो गई, हुँ, आपने तब तो कंट्रोल किया नहीं। हुँ, हुँ, अब आपकी तीनों बच्चियाँ मर गई, ठीक है? सुसाइड कर लिया, आप लेटर लिख के जा रहे हो, तो वो आपकी पेरेंटिंग की इश्यू है। ओके। आप शुरुआत से नहीं देखे आपने, आपने ना माँ ने देखा, ना बाप ने देखा, ना हुँ, किसी ने देखा, ठीक है? अब वो बोल रही हैं, अब ऑब्वियस सी बात है वो बचपन से खेलती आ रही हैं। हुँ, वो बच्ची आई थिंक 13-14 की हाँ, एज थी हुँ, शायद से, है ना? 13-14 की एज में बच्चा कैसे कंट्रोल होगा? मार के, पीट के? हुँ, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप उस पे बच्चे पे बंदिश नहीं लगा हुँ। सकते। आप उसको इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चाहते तो आप अपने घर का माहौल बदलते ना, पर वो लोग एक्चुअली वैसा नहीं चाहते थे। सो मुझे लगता है ये सुसाइड नहीं था, मर्डर था। अच्छा, एक चीज़ और आपने अभी मारने-पीटने की तो ये मारना-पीटना किस हद तक जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो कुछ गलत काम कर रहा है या फिर अग्रेसिव हो रहा है या फिर बात नहीं सुन रहा है, मारना-पीटना ऑप्शन है या फिर ऑप्शन ही नहीं है या लास्ट ऑप्शन है? 4 साल के बाद हुँ, बच्चे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, 3 साल तक बच्चे को कुछ नहीं पता, हुँ, ठीक है? वो नॉर्मल है। 3 साल के बाद बच्चा डायग्नोस्ड हो सकता है किसी भी डिसऑर्डर से, ठीक है। ठीक है? आप उस समय कंट्रोल क्योंकि डिसऑर्डर्स फिक्स नहीं किए जा हुँ, सकते, वो कंट्रोल्ड हैं, ठीक है? अगर आप 3 साल के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में कोई ह्यूमन डिफरेंट बिहेवियर है, हुँ, ठीक है?
तो आप उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। आप उसको बदतमीजी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक चाटा लगा दो तो। मुझे नहीं लगता कि आप, क्योंकि 5 साल के बाद तो डिसिप्लिन आ जाता है ना। डिसिप्लिन, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब वो बदतमीजी कर रहा है, क्यों? आपने पहले ही इसको सर पे चढ़ा रखा है, आपने पहले से इतनी जंग पेरेंटिंग दी है आप उसको। नहीं बेटा कोई बात नहीं। पहले क्या होता था, पहले आंखों से दिखा कंट्रोल, उसको मारना पीटना नहीं होता था। कई बार बच्चे डरते भी थे, वो डर अच्छा भी होता है, हर बार ही डर बुरा नहीं होता। ओके। हर बार डर नहीं बुरा होगा कि आप बिल्कुल नहीं नहीं अरे वो पापा आ गया डर के। पास शेयर करना अच्छी बात है पेरेंट्स से, वो ठीक है, वो पुराने जमाने में नहीं होता था, ओल्ड पेरेंटिंग में नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे पेरेंट्स कुछ और ही शेयर कर रहे हैं बच्चों से, है ना। इतने ओपन नहीं होना है हमको, इतना ओपन उस एज में नहीं होना है कि बच्चा उस सब चीज को समझ ही ना पाए। ठीक है, प्लस आपके घर का माहौल तो है ही वाहियात, उसके बाद आप स्कूल में भी वी डोंट नो स्कूल में क्या चल रहा है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं। तो 7 घंटे तो वो वैसे ही बच्चा वहां पर है। अब आप उसको घर में भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो फिर वो घर में तो बदतमीजी करेगा ही ना करेगा। फिर बाद में आ जाते हैं संस्कार कि नहीं पेरेंट माँ ने नहीं सिखाया, तुम दोनों ने नहीं सिखाया। ओके। सो पेरेंटिंग में क्या पेरेंट्स को स्कूल में जो उसका एनवायरनमेंट है उसको भी देखना चाहिए? हाँ, बहुत देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। ठीक उसके है। फ्रेंड्स कैसे हैं, उसकी टीचर ने क्या बोला, क्या होमवर्क में लिखा है, किस तरीके की एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज जो गूगल की जा सकती है लेकिन माँ बाप बैठ के समझाएं, बैठ के प्रोजेक्ट्स बनाएं, ये बिल्कुल देखना चाहिए। किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन करो आप ढंग से, और ना कि आप उस पर छोड़ दो कि नहीं पैसे दे के प्रोजेक्ट्स बनवा लिए या फिर चाचा भतीजे किसी ने भी बनवा लिए। नहीं 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 नहीं, आप खुद करो, आप खुद करो। आपका पहला बच्चा है, आपको ही ध्यान देना पड़ेगा, दूसरा नहीं आएगा क्योंकि आपने पैदा किया है। अथवा पैदा ही मत करो, आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मत करो पैदा। इंडियन फैमिलीज में मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती है उसको एक्सेप्ट करने में इतना झिझक क्यों होती है कि यार मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते? ठीक है, ऐसा क्यों है? या कौन चाहेगा कि हमारे घर में कोई डिसऑर्डर वाला आया है, हम उसे कैसे एक्सेप्ट कर लें? कौन चाहेगा, है ना। कोई एजुकेटेड, बहुत एजुकेटेड, या फिर बोल सकते हो जो बहुत ही काम हो और जो चीजों को समझता हो, आई थिंक वही समझेंगे, सोसाइटी तो नहीं समझेगी है। और चलो एक बार पेरेंट्स समझ भी जाएं, लेकिन आसपास का जो हमारा माहौल है ना वो उन पेरेंट्स को समझने नहीं देगा। तो इस पॉइंट पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, है ना। हमें हमारी बातें शेयर नहीं करनी है, हमारा बच्चा कैसा भी है हमारा बच्चा है वो, ठीक है। तुम कौन, नहीं वो पेरेंट्स थोड़ी करते हैं, पेरेंट्स तो चलते सोसाइटी प्रेशर पे। नहीं नहीं तुम्हारा बच्चा पागल है, पागल ही है, फिर वो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं है ना पागल, तो भी वो पागल हो जाएगा। उसके नजरों से उस घृणा वाली नजरों से देखा जाएगा, तो समहाउ वो जो ट्रॉमा उसको हिट करेगा ना वो लाइफ लॉन्ग जाएगा, और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी होता जाएगा। ओके। अब वो चीज हील नहीं हो रही है ना, कोशिश भी नहीं की हील करने की आपने। अब घर वालों ने क्या ही दिया, हमारा लड़का ऐसा ही है, क्यों है आपका लड़का ऐसा, आपने शह दी उसको। आपने पहले पहले हमारा लड़का दारू नहीं पीता था, अब आप वो दारू पी रहा है, आपने तब क्यों नहीं रोका जब पहली बार उसने दारू पिया था? तब आप एक चाटा लगाते, तब शायद वो नहीं पीता उसके बाद। आपने ऐसा नहीं किया, कोई बात नहीं यार नशे में था अब तो सो गया वो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, अब तो मैडम उसको आदत ही पड़ गई, अब तब क्यों नहीं किया? अब सोसाइटी उसको बोलेगी गलत, क्योंकि आप गलत हो ना, बच्चा थोड़ी गलत है, आप गलत हो। ठीक है। एंड अगर जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जिनको पता ही नहीं होता है कि उनका बच्चा जो है वो दारू पी रहा है, जो भी नशे कर रहा है, ठीक है, उनको बहुत समय के बाद पता चलता है जब वो एडिक्टिव हो जाता है, जब उसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। ये सब बहुत गलत बात है रोहित, ओके। ये बहुत गलत बात है। बच्चा जब स्टार्ट करता है माँ को बाप को पता होता है, ओके। ये सबसे बड़ी गलत बात है जो आपने अभी बोली है कि पता ही नहीं चलता, ये हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स दबाते हैं गलतियों को और वो गलतियां फिर बाद में घाव बन जाती है, जो हील नहीं होती है। ठीक है। और अगर कोई बाहर रह रहा है, जैसे कि मेरे मम्मी पापा हैदराबाद में हैं और मैं इंदौर में हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर मेरे दोस्तों के साथ में बैठा और मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी मैं 1 साल के बाद मैं कभी जा रहा हूँ, उस केस में मेरे पिताजी को मुझे 2-3 लगाने चाहिए कि भाई यार कंट्रोल करना चाहिए जब मैं ऑलरेडी बहुत एडिक्टिव हो गया हूँ, या फिर रिहैब सेंटर में जाना चाहिए? पहले ही पता चल गया तो बिल्कुल लगा देना चाहिए, ठीक है। और अगर बाद में पता चल रहा है तो फिर वो बात आती है संस्कार आड़े आ जाते हैं, ठीक है ना। बच्चा अगर खुद से ही गिल्ट में है ना तो कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, और उसे पता है कि वो दोबारा नहीं करेगा, कि ये गलत है यार नहीं करूंगा, ठीक है।
उसके बाद अगर जिसको करना है ना तो हम्म रोहित वो तो करके रहेगा, ओके उसको फिर 7 दरवाजों में बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और अभी हम लोग ये मानने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि जब हम मैं स्कूल में पढ़ता तब तो बहुत मतलब डंडे से पिटाई होती थी। अभी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है। कोई तो रीजन होगा गवर्नमेंट का बंद करने का कि भाई आप स्कूल में मारपीट नहीं कर सकते। घर पर भी किसी किसी कंडीशन में शायद मारना मना है, ठीक है। तो कोई तो एक स्पेसिफिक रीजन होगा ना, जैसे अब हम लोग बोल रहे हैं कि यार अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो उसको एक सुधारने के लिए थोड़ा सा पनिशमेंट दे दो, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने क्या सोचा होगा कि नहीं मारना चाहिए। गवर्नमेंट ना बहुत सारे कोर्सेज भी बंद कर दिए हैं, है ना, ओके जो नॉलेजेबल है ना वो भी बंद कर दिया है, ठीक है। कुछ तो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, है ना। वो क्या नाम है कोई सिंगर, रानू मंडल, हाँ रानू मंडल हाँ उसका उसका चैप्टर है विमेन एम्पावरमेंट को लेके, ओके सीबीएसई के बुक में। आपको पता होगा विमेन एम्पावरमेंट क्या होता होगा, सबको पता होगा, जो काम कर रही है उनको पता होगा, ठीक है। उनको वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि आप ऐसे बनो, आप ठेले पे काम करो, वो विमेन एम्पावरमेंट है, पढ़ो लिखो छोड़ दो, ठीक है। अब रही बात मारपीट की, ठीक है, तो स्कूल्स में अत्यधिक मार पड़ जाती है, ठीक है, अत्यधिक बेइज्जती हो जाती है, ठीक है। वो ट्रॉमा बच्चा घर पे लेकर जाता है, ठीक है। और अब वो प्रॉब्लम ये है कि उसने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, अब उसको मार पड़ रही है यहाँ पे स्कूल में। अब घर पे भी क्या हो रहा है, घर पे भी पहले तो ऐसे ही होता था, तुमने होमवर्क नहीं किया तुम्हारी गलती, मार तुम्हें घर पे भी पड़ेगी, ठीक है। आज के टाइम पे ऐसा इसलिए नहीं है, तुमने मार खाई नहीं, ठीक है। अब तुमने घर पे जाके बोला तुमने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला ठीक है तुम कर लो होमवर्क, ठीक है, बात खत्म, शेयर हो गई बात इधर से उधर। लिमिट बाहर, एकदम लिमिट किसी भी चीज की ना बाहर कर दो ना तो वो खतरनाक ही है। मैंने कहा एक थप्पड़ मार दो, उसमें ये नहीं बोला कि संटिया ही संटिया लगा है ना, अंतर है एक थप्पड़ में और संटियों में, सब में अंतर है। ठीक है। सो फेमिनिज्म के बारे में आपका क्या व्यू है। फेमिनिज्म, देखो फेमिनिज्म और अगर फेमिनाइन एनर्जी की बात करो आप, है ना, तो दोनों ही चीजें सेम है ना, कुछ अलग नहीं है। फेमिनाइन इज कॉल्ड विच इज वेरी सॉफ्ट, विच इज इमोशनल, केयरिंग, ठीक है। ये सब चीजें उन सिम्टम्स आते हैं जो कि हर लड़की में होते ही होते हैं, ठीक है। इट्स अ एनर्जी, ठीक है, विच इज वेरी नेचुरल, मैस्कुलिन फेमिनिन, दीज आर द एनर्जी। फेमिनिज्म आ गया तो पहले तो लोगों के अंदर का मिथ मैं बताती हूँ आपको। लड़कों से चिढ़ना ये फेमिनिज्म का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है। राइट्स, रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम की बात हो रही है ना, इक्वालिटी की बात हो रही है, वो फेमिनिज्म है, ठीक है। एग्जैक्ट वही फेमिनिज्म है। इसके अलावा अगर कोई बात हो रही है लड़कों से रिलेटेड या किसी भी जेंडर से रिलेटेड बात हो रही है, देन मैं वो बोल रही हूँ वो लड़की ही गलत है। ठीक है। आप किसी भी जेंडर से हेट्रेड नहीं फैला सकते, आप किसी भी जेंडर से हेट्रेड नहीं, आप जो हो आप वो हो, आप अपने इक्वालिटी, अपने राइट्स, अपने फ्रीडम, अपने रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हो, दैट इज फेमिनिज्म। और रही बात फेमिनाइन की, वो तो एक प्यारी सी एनर्जी है, होना चाहिए। ठीक है। एंड इंडिया में इसको गलत क्यों समझते हैं। इंडिया में हर चीज गलत हो रही है इंडिया में सब कुछ ही गलत हो रहा है ना। आप सिर्फ इन चीजों की बात, जो लड़कियों को जैसा बोला गया है ना, अब सीधी बात है, 12th तक वो लड़की घर में बंधी हुई थी, ठीक है, अचानक से उसको अचानक से आजादी मिल गई, ठीक है। आजादी मिल गई ना, लेकिन वो गई नहीं है अच्छी कंपनी में काम करने के लिए, वो क्या कर रही है वो आपको भी पता है मार्केट में, ठीक है। अब जो वो मार्केट में कर रही है ना, उसके बाद वो पता है कि वो अपना वो बोलेगी कि मैं तो फेमिनिस्ट हूँ, मैं तो फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन वो जो बेचारी कंपनी में चुपचाप काम कर रही है, धूल खा रही है, 9 से 5 अपना काम कर रही है ना, वो नहीं लड़ेगी इन सब चीजों से, वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ेगी। वो जो लड़की मार्केट में कुछ और काम कर रही है वो क्या रिस्पेक्ट के लिए लड़ेगी। सो उनको फेमिनिस्ट समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, पढ़ी लिखी नहीं है ना, वो गवार है। अब जो आजकल जो पढ़ रही है, चलो वो भी आगे बेचारी, वो भी उनके बेकाब में, क्योंकि 10-12 इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे मार्केट में ऐसे, है ना, जो कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं, कुछ भी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। आजकल अभी एक आई थिंक एक साइकोलॉजिस्ट ही है, बड़ी बात है, दैट शी इज यूजिंग सम अब्यूजिव वर्ड्स कॉल RANDI, ठीक है, एंड लिटरली फॉर माइनर किड्स, माइनर छोटी छोटी बच्चियों को, अब तुम ये सब समझा रहे हो, तुम एक साइकोलॉजिस्ट हो, तुम ऐसे फालतू वर्ड्स यूज ही नहीं कर सकते, हाउ कुड यू, बट यू आर डूइंग, बिकॉज यू आर शोइंग दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेमिनिस्ट, ठीक है, इज ट्रू फेमिनिस्ट एंड फॉल्स फेमिनिस्ट। तो
वो सबको पता होना चाहिए, एक एक लाइन होनी चाहिए यार, हर चीज़ की एक लाइन होनी चाहिए कि यार ये सही है और ये गलत है। ठीक है। ठीक है, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है? उसकी वजह से ये तो नहीं कि ऑल मेन्स आर ओके। बेवकूफ़, ठीक है? नहीं ना। तो बस ये बहुत सिंपल सी बात है। ओके, सो अभी हम लोग आते हैं रिहैब पर। सो रिहैब सेंटर्स जो होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनके लिए ही होते हैं, या फिर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, उनके लिए भी रिहैब सेंटर्स होते हैं? दोनों के लिए होते हैं, दोनों के लिए होते दोनों हैं, के लिए होते हैं। ठीक है। मोस्टली फॉर दी एडिक्शंस, addiction for drug, alcohol, games, whatever things you are addicted with. तो ये सब होता है और इसकी प्रॉपर मेडिकेशंस होती हैं, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, वहाँ पर पूरी उनकी टीम होती है और फिर वहाँ पर थेरेपीज दी जा सकती है, एक रूटीन होता है, उनको फॉलो करना होता है दिन से रात तक का। एंड इसमें सबसे चैलेंजिंग फेज़ क्या होता है? मेकिंग अ रूटीन ऑफ द पीपल, ठीक है, ऑफ द पर्सन, क्योंकि वो मोस्टली अग्रेसिव हो जाते होंगे, अगर जैसे किसी को आदत है कि भाई दिन में एक बार तो शराब पीना ही है, या फिर कुछ अलग दूसरे नशे करना ही है, ठीक है? और उसको आपने रोक लिया, ठीक है? तो अब वो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी होंगे, वो अग्रेसिव भी होगा, राइट ना? सो उन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा फिर। तभी तभी मैं बोल रही हूँ ना, मेकिंग अ रूटीन ऑफ द पर्सन इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि वही एक पॉइंट है, जब आपका रूटीन सही हो गया, आप डिसिप्लिन में आ गए ना, आप इस दुनिया की कोई भी चीज कंट्रोल कर सकते हो, कोई भी डिसऑर्डर कंट्रोल हो सकता है, फिक्स कुछ नहीं होता है, फिक्स हमारी लाइफ भी नहीं होती, ठीक है? तो डिसऑर्डर क्या ही होगा, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड व्हेन यू आर इन रूटीन और इन डिसिप्लिन। इसमें पेरेंट्स का, फैमिली का क्या रोल होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा है जो कि मैंने किसी रिहैब सेंटर में उसको एडमिशन करवा दिया, ठीक है? एंड अब मैं, या वो तो वैसे सेंटर्स की भी अपनी पॉलिसीज़ होंगी, बट मैं फ़ोर्स कर रहा हूँ कि भाई मुझे डेली मिलना है, या फिर मुझे उसकी याद आ रही है कि नहीं यार उसके साथ क्या हो रहा होगा। जो हमने अट्रैक्शन की बात की थी, ठीक है? वैसे ही कोई फैमिली है जो कि नहीं, मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा यार, उसको खाना मिल रहा होगा, नहीं होगा, ठीक है? तो ये इसका क्या रोल है? फैमिली का क्या रोल है? देखो, पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, ऑब्वियसली अपने बच्चे से तो प्यार करते ही है ना, अटैचमेंट है, ठीक है? अब उसको, अब फिलहाल तो मैं उसको अब ज़्यादा इलेबरेट नहीं करूँगी, पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके, अगर आपने तब कंट्रोल कर लिया होता तो वो पी नहीं रहा होता और आप उसका एडमिशन नहीं करवा रहे होते रिहैब में, ठीक है? अब वो कंट्रोल से बाहर है, तभी तो आप उसको रिहैब में डाल रहे हो ना। रिहैब में डालने का रीज़न क्या है? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में आ जाए, वो फिक्स हो जाए, वो कैसे ही करके ठीक हो जाए। तो आप फिर भी आप उसमें घुस रहे हो, फिर भी आप उसी में लगे हो, वो तो नहीं होना वो ठीक। अब वो ज़रा-सा रो देगा और आप उसको वापस वैसे का वैसे ही ले आओगे। वो ज़रा-सा उसने थोड़ा-सा रोया, थोड़ा खून-वून रहा, बस वो वैसा का वैसे ही हो गया, वापस वो अपने घर में वैसा का वैसा बन गया। थोड़ा टाइम उसने रोना-गाना मचाया, नहीं पापा, नहीं मम्मी, मैं नहीं करूँगा ऐसा, नहीं, नहीं ये लोग अच्छा नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर अच्छा स्ट्रिक्ट फॉलो हो रहा है डाइट, ठीक है? तो बढ़िया से स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो हो रहा है, तो अब आपको दिक्कत हो रही है। आपने जो बोला ये एक्चुअली में होता भी है। हाँ। बहुत सारे पेरेंट्स 2 दिन के लिए अपने बच्चे को रिहैब में छोड़कर आते हैं, एंड वहाँ से 2 दिन के बाद फिर से उसको वापस ले आते हैं, उससे बात करते हैं, या फिर उसने कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे कि मोस्टली मदर या फादर जो भी है, वो बोलते हैं कि नहीं चल तुम हमारे साथ ही चलिए, उसका एडमिशन कैंसल करा देते हैं। सो इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि रिहैब जो होता है उसमें भी जो नशा मुक्ति केंद्र जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है? सो वहाँ पर भी लोग जाते हैं। सिमिलरली अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि शराब वगैरह नहीं पीता है, ठीक है? वो किसी मेंटल प्रॉब्लम से या फिर किसी अ, और प्रॉब्लम से जो कि साइकियाट्रिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है? साइकोलॉजी से रिलेटेड है, उससे वो उसको फेस कर रहा है, ठीक है? एंड उसके लिए वो रिहैब में जा रहा है। तो अभी यहाँ पर लोगों को डिफरेंशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, भाई मेंटल हॉस्पिटल जो पागल खाने में लोग रहते हैं और ये रिहैब सेंटर, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, पहली बात तो अगर कोई डिसऑर्डर डायग्नोस्ड हुआ है, तो ही डॉक्टर उसको रिहैब में जाने की परमिशन देगा, ठीक है। है ना? अन्यथा कोई सेंस ही नहीं बनता कहीं जाने का, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है, उसको कोई डिसऑर्डर व्हिच इज़ कंट्रोल्ड, ठीक है? तो ऑब्वियसली उसको बोला जाएगा कि डायग्नोसिस, कोई बहुत ही ज़्यादा जो कंट्रोल्ड ही नहीं है, ठीक है?
जिसपे खुद का कंट्रोल नहीं है, एग्रेसिव है, हाइपर इश्यूज है उसको, ठीक है, कोई भी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ही मान लो आप, ठीक है, तो उसको रिहैब में भेजा जाएगा और उसके लिए कोई कोई एग्जाम्पल नहीं है कि यार वो रिहैब में क्यों गया, ये दारू वाला नहीं है, ये ड्रग वाला नहीं है, ये तो नॉर्मल है। नहीं, उसको कुछ प्रॉब्लम है तभी भेजा गया है ना, ठीक है, तो वो हमें किसी को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली हमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। आप बस कोशिश करो कि वो ठीक हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, ओके। सो पल्लवी, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू रोहित। और मेरे जितने भी क्वेश्चंस तो उनके आपने बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉपर आंसर किए हैं, सो थैंक यू वेरी मच। आई ट्राइड रोहित, थैंक यू सो मच।